हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एनपीसी सिस्टम इन पोलन ग्रेन्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन स्टैंड फॉर नंबर, पी स्टैंड्स फॉर पोजीशन और सी स्टैंड्स फॉर करेक्टर। ठीक है, अब ये नंबर, पोजीशन, करेक्टर हम किसकी बात कर रहे हैं? अपर्चर्स में। किसका? नंबर, पोजीशन, करेक्टर, अपर्चर का। ठीक है, उसके पहले कुछ चीज़ पढ़ते हैं। देखो, जब हम पोलन ग्रेन्स की, कोई भी पोलन ग्रेन्स हैं, मेच्योर पोलन ग्रेन्स हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको एक टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए, पैलिनोलॉजी। ठीक है, और जो इसको स्टडी करते हैं वो होते हैं पैलिनोलॉजिस्ट। फाइन, आपको समझ में आ गया। अब एक पोलन ग्रेन में पैलिनोलॉजिस्ट इस एपर्चर को क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला इसको? जर्म पोर, होते ही जर्म पोर है ये। ठीक है, तो हम एपर्चर क्या होता है? एपर्चर क्या होता है? एक वीक एरिया होता है पोलन की सरफेस पे, एसोसिएटेड विद जर्मिनेशन। ये वीक एरिया वही होता है जहां से हमारी पोलन ट्यूब अराइज होती है स्टिग्मा पे जर्मिनेट करने के लिए। क्लियर? तो नंबर, पोजीशन, करेक्टर किसका? एपर्चर। एपर्चर भी किसका है? पोलन ग्रेन का है। ठीक है, तो इस एनपीसी सिस्टम में हमने क्या किया कि हमने जो ट्रीम है, मतलब एपर्चर की जगह हमने क्या यूज़ किया? वर्ड ट्रीम, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, ऑथेंटिक वगैरह। ठीक है, तो हमने ट्रीम का यूज़ किया। ओके, तो फॉर द ट्रीम हमने क्यों यूज़ किया? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग की फॉर द क्लास पोलन ग्रेन्स को क्लासीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे इस सिस्टम में ट्रीम का यूज़ किया। मोर, ज़्यादा अच्छा वर्ड। ठीक है, ट्रीम का हमने यूज़ किया। अब बात करते हैं। अच्छा, हम देखो, हम एनपीसी सिस्टम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मतलब बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि किस लिए हम पढ़ रहे हैं एनपीसी सिस्टम। नंबर, पोजीशन, करेक्टर, हमें क्या करना है? तो एनपीसी सिस्टम देखो, पोलन ग्रेन का अगर आप बात करें तो हर एक प्लांट है, जो जितने भी प्लांट्स हैं सबके पोलन्स अलग अलग होते हैं ना, है ना। तो पोलन ग्रेन्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, है ना। अगर हमें कोई पोलन ग्रेन मिला है, सपोज आपको कोई पोलन ग्रेन मिला, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? किस तरह से आप ढूंढ सकते हो किसका होगा? जब आपको कुछ फीचर्स पता होंगे ना उसके, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसलिए तो इनकी स्टडी की जाती है, ये बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं, ये सब फीचर्स हम देख सकते हैं तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, तो इसलिए हम एनपीसी सिस्टम पढ़ रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। एनपीसी सिस्टम समझ में आ गया आपको, पैलिनोलॉजी पता चल गई। पैलिनोलॉजिस्ट, कई बार ये पैलिनोलॉजी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। ठीक है, ओके। सो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स हमने एनपीसी सिस्टम में हमने क्या करा? एपर्चर के बजाय हमने ट्रीम वर्ड यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द एपर्चर, एपर्चर के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है इनको। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर हमने अपर्चर को क्लासीफाई किया है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर हमने अपर्चर को क्लासीफाई किया है। ओके, सबसे पहले है मोनोट्रीम। मोनोट्रीम, ठीक है, जिसको हमने वर्ड किया है N1। इसके पास क्या है? एक ही अपर्चर है, एक ही पोर है, ऐसा मत समझ लो आप। ठीक है, डाइट्रीम जिसके पास 2 है, ट्राइट्रीम जिसके पास 3 है, 4, 5, 6, हेक्सा, पेंटा। ठीक है, जिसके पास कोई भी अपर्चर नहीं है, एट्रीम जिसके पास कोई अपर्चर ही नहीं है। ठीक है, अब जिसके पास 6 से ज्यादा अपर्चर है, 7 या ज्यादा है, उसको हम पॉलीट्रीम बोल लेते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल सी चीज, आपको ऐसा नहीं आपको लाइन से पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं। ठीक है, अब आता है व्हेन द अपर्चर irrespective of their number are irregularly spaced the pollen grain is said to be anemotreme। देखो, अगर आप इन सबको देखोगे, आप मोनोट्रीम देखो, डाइट्रीम देखो, ट्राइट्रीम देखो, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, पॉलीट्रीम, इसको पॉली बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सब में आप देखोगे स्पेसिंग रेगुलर है, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। लेकिन एनोमोट्रीम जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें कोई स्पेसिंग इरेगुलर होती, कोई सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो व्हेन द अपर्चर, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर, कोई भी नंबर का हो, इरेगुलरली स्पेस्ड, तो पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं एनीमोट्रीम।
क्या बोलते हैं हम उसको, एनीमोट्रिम, इसको हमने N8 से डेजिग्नेट किया है, पॉलीट्रिम को हमने N7 से डेजिग्नेट किया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो नंबर के हिसाब से तो हमने अपर्चर के कितने नंबर हैं, तो हमने मोनोट्रिम एक अपर्चर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अपर्चर हमने मोनोट्रिम बोला है, डाइट्रिम बोला है, ट्राइट्रिम, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, पॉली मतलब मोर देन 6, और एनोमोट्रिम जब हमें अपर्चर इरेगुलरली स्पेस्ड हो, कुछ सिमेट्री ना हो उसमें, साइज शेप। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करने के लिए हम पहले बात करते हैं एक पोलन ग्रेन की। अगर आपने पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा हो तो इनिशियली जब पोलन ग्रेन्स जब बनते हैं तो वे टेट्राड फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, टेट्राड फॉर्म होती है ना, टेट्राड मीन्स 4। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके क्या होते हैं, उसके 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, हर एक पोलन ग्रेन के पास 2 पोल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट एंड पे इसका जो हम बोलते हैं, अपोजिट एंड में जो होती है पोलर एक्सेस होती हैं। ठीक है, अब देखो 2 पोल होते हैं, एक होता है डिस्टल पोल और एक होता है प्रॉक्सिमल पोल। डिस्टल का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और प्रॉक्सिमल मीन्स प्रॉक्सिमल मतलब टूवर्ड द सेंटर। डिस्टल क्लियर हो गया आपको, प्रॉक्सिमल पोल क्लियर हो गया। ठीक है, और ये वाला इक्वेटर उसके जो मिड में आता है, क्लियर। ये चीजें पता आपको, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनिशियली जब बनता है टेट्राड फॉर्म में बनता है ना। अच्छा, अब तो विद रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ एपर्चर, अब एपर्चर की पोजीशन के हिसाब से कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो कि वो एपर्चर कहाँ पे है, पहला है कैटाट्रीम बोला गया है, उसको हमने बोला है P1 कैटाट्रीम, जब एपर्चर हमारा प्रॉक्सिमल फेस में है। ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमल फेस में, जब अपर्चर हमारा प्रॉक्सिमल फेस में है, प्रॉक्सिमल फेस मतलब यहाँ पे है। ठीक है, टूवर्ड द सेंटर में है, टेट्राड के सेंटर में है। एनाट्रीम डिस्टल फेस में है, डिस्टल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेट्राड, क्लियर। और जोनोट्रीम, सेंटर ऑफ एपर्चर आर लोकेटेड ऑन जोन, बीच में, मतलब नॉट बीच में, सेंटर ऑफ अपर्चर आर, जो सेंटर है अपर्चर का वो कहाँ पे है, इक्वेटर पे, यहाँ पे। ठीक है, इक्वेटोरियल, ये यहाँ पे, समझ में आया आपको। अब पेंटोट्रीम, अब इसमें अपर्चर आर मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पोलन सरफेस। अपर्चर मोर और लेस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द पोलन सरफेस पे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई किया एपर्चर को, इसी तरीके से हमने एपर्चर को कैरेक्टर के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है। कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो पहला है C0, जब हमें नहीं पता कैरेक्टर का मतलब क्या, जैसे वो उसकी कैसा दिखता है वो। ठीक है, तो जब C0 हम किसको बोल रहे हैं, जब हमें एपर्चर का कैरेक्टर नहीं पता है। ओके, C1 क्या है, एपर्चर कैसा है, छोटा सा एरिया है और उसको हम लेप्टोमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिस पोलन के पास एक लेप्टोमा उसे मोनोलेप्ट कह रहे हैं। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, कैटालेप्ट, अगर कैटाट्रीम भी बोला था आपको, ऊपर बोला था, कैटाट्रीम भी बताया था। कैटाट्रीम अगर हमारा एपर्चर प्रॉक्सिमल फेस पे है, एनाट्रीम अगर डिस्टल फेस पे है, ऐसी कैटालेप्ट अगर वो थिन एरिया जैसा दिख रहा है वो कहाँ पे है, अगर प्रॉक्सिमल फेस पे है तो कैटालेप्ट, और एनालेप्ट अगर वो डिस्टल फेस पे है। क्लियर, ओके। अब आता है सीटोम, किसको बोल रहे हैं, देखो, विद 3 स्लिट कॉल्पस। ठीक है, अगर किसी के पास लॉन्ग एपर्चर है तो उसको वर्ड हम यूज करते हैं उसके लिए कोलपाई या कोलपस। ठीक है, और छोटे को बोलते हैं हम पोर्स, लॉन्ग वंस को बोलते हैं हम कॉल्पस और छोटे को बोलते हैं हम पोर्स। तो सीटुम किसको बोल रहे हैं, इसके पास 3 स्लिट कॉल्पस हो, उसको इसलिए बोलते हैं ट्राइकोटोमो कोलपेट। ट्राई मीन्स 3, ट्राइकोटो 3, कॉलपेट यानी कि लॉन्ग अपर्चर को बोलते हैं हम। ओके, अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ओके, आपको C3 हम क्या बोल रहे हैं। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्ग अपर्चर को हम कॉल्पस कहते हैं, शॉर्ट वन को हम पोर्स बोलते हैं। अब ये जो अपर्चर है ये सिंपल भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स जिसके पास सिंपल अपर्चर होता है वो या तो कोलपेट हो सकते हैं या वो पोरेट हो सकते हैं।
जिस पोलन ग्रेन के पास सिंपल एपर्चर भी हो सकता है, तो वो या तो कॉलपेट होंगे या पोरेट होंगे। अगर वो कॉलपेट हैं तो C3 कैटेगरी में आएंगे, मतलब C3 बोलेंगे उसको, और पोरेट होगा तो C4। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सुनोगे सॉरी, ठीक है। कॉलपेट या पोरेट, मैंने क्या बोला आपको, पोलन ग्रेन में अगर पोलन ग्रेन जो अपर्चर जो है हमारा वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर सिंपल अपर्चर है तो या तो कॉलपेट होगा या पोरेट होगा। कॉलपेट का मैंने आपको बता दिया, कॉलपस कैसे होता है, लॉन्ग अपर्चर, तो C3 कॉलपेट, C4 पोरेट। अब जो कंपाउंड अपर्चर होता है, ठीक है, उसके पास एक सेंट्रल रीजन होता है, एक सेंट्रल रीजन जिसको बोलते हैं ओरल, ठीक है। और अगर आउटर रीजन हमारा कॉलपल है तो उसे कोलपोरेट कहते हैं, और अगर आउटर रीजन ओरल है तो उसे पोरोरेट पोलन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड में आते हैं और ये सिंपल अपर्चर में आते हैं। ये वाले जो कॉलपेट पोरेट हैं ये सिंपल अपर्चर में आते हैं, और ये कैसे आते हैं, कंपाउंड अपर्चर में है, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बोला था जो थिन एरिया है उसको हमने क्या बोला, C1 अपर्चर कैसा है, थिन एरिया जैसा है, उसको बोला हमने लेप्टोमा, क्लियर। C2 को क्या बोला मैंने, ट्राई कोटोमो कोलपेट। लॉन्ग अपर्चर को हम क्या बोलते हैं, कोलपाई बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग तो है ही, 3 है, 3 कॉल स्लिट लाइक 3, यही बोला था मैंने आपको, ठीक है। यही तो बोला था ना मैंने आपको, यही बोला था, देखो विथ 3 स्लिट कॉलपस, 3 स्लिट कॉलपस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास सिंपल अपर्चर हो, या तो सिंपल अपर्चर होगा या कंपाउंड अपर्चर होगा। सिंपल अपर्चर में कॉलपेट और पोरेट आता है, ये कॉलपेट स्लिट लाइक और पोरेट पोर जैसा। अब कंपाउंड अपर्चर जो होता है, कंपाउंड अपर्चर, उसके पास एक सेंट्रल रीजन होता है, C5 की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ओरल, ठीक है। और अगर आउटर रीजन हमारा कॉलपल है तो उसे कोलपोरेट कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारा आउटर रीजन पोरल है तो उसे पोरोरेट बोलते हैं, पोरोरेट कहते हैं, ठीक है। अगर आउटर रीजन हमारा कॉलपल है तो उसे कोलपोरेट कहते हैं, और अगर आउटर रीजन हमारा पोरल है तो उसे पोरोरेट कहते हैं, क्लियर। और दोनों ही कंपाउंड अपर्चर है, और इनमें सेंट्रल रीजन, दोनों में एक सेंट्रल रीजन है, वो है ओरल, दोनों में, ठीक है। इसमें बाहर का रीजन क्या है, कॉलपल, इसमें पोरल, समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। डायग्राम भी सफिशिएंट होगा, बार बार बना के देखिए आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द रोल्स। देखो एनपीसी सिस्टम, टेक्सोनोमिक इन्फॉर्मेशन, किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना होगा हमें। देखो एपर्चर का टाइप, अगर आप देखो तो पोजीशन पे हमने कितना क्लासीफाई कर दिया, हमने कैरेक्टर के बेस पे, नंबर ऑफ एपर्चर के बेस पे क्लासीफाई कर दिया। तो एपर्चर टाइप, नंबर, इनकी हेल्प से क्या होगा, हम 2 स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर 2 लोगों को हमें देखना है कि कौन अलग अलग हैं, तो देखो नाक, अगर आप 2 लोगों को, 2 लड़कियां हैं, सपोज 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, ठीक है, दोनों को 2 आंखें हैं, सब कुछ है, एक नाक, हाथ वगैरह, लेकिन डिफरेंस तो है ना, किसी की आंखें छोटी, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की कैसी, किसी की कैसी है ना, फर्क तो होता है। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जीनस लेवल पे आप क्लासिफिकेशन करते हो, एपर्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस टू डिफाइन द जेनरा, ठीक है। इससे आप फाइलोजेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इवोल्यूशन कैसे किस किस का हुआ तो वो भी आप देख सकते हो। इवोल्यूशन रिलेशनशिप, क्लैडिस्टिक एनालिसिस आप मॉलिक्यूलर लेवल पे कर सकते हो, फाइलोजेनी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एनपीसी सिस्टम, नंबर, पोजीशन, कैरेक्टर, पैलिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, पैलिनोलॉजिस्ट पता होना चाहिए। एनपीसी सिस्टम क्यों कर रहे हैं, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से हमने करा, और नंबर के हिसाब से अपर्चर के, और हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपका दिन अच्छा रहे, आप खुश रहो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।